तो अपन क्या पढ़ रहे थे? नहीं पढ़ रहे थे। अपन पढ़ रहे थे उत्तर का विशाल मैदान कैसे बना था, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? फिर हमने जो बनने के हिसाब से हमने देखा था, पर्वतों से नदियां निकलती, उस नदियों के हिसाब से मैदानों का निर्माण हुआ। जैसे जैसे नदी बढ़ी वैसे वैसे मैदान बढ़े और मैदान बने। बने तो अलग अलग प्रकार के बने। नदी के पास वाला मैदान अलग, पर्वतों के पास वाला मैदान अलग, नदियों के पास वाला मैदान अलग, दूर वाला अलग, ऐसे ही देखे हमने। तो स्टार्ट हुआ हमारा कहाँ से? भावर से। कहाँ से? तो भावर हमने देखा, जो नदियां होती हैं तेज भाव वाली, जब वो एक साथ ढाल पे उतरती हैं और ढाल से जब मैदान में प्रवेश करती हैं तो पहला भाग जो पड़ता है वो भावर का पड़ता है, जहाँ बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होता। उसके बाद फिर जो क्षेत्र आता है वो कौन सा होता है? तराई। तराई वह दलदली भूमि होती है, लेकिन इसे आप कृषि के रूप में परिवर्तित कर लिया है, ऐसे में धान की खेती अच्छी हो जाती है, फिर तराई बन जाता है। तराई के बाद क्या आता है? बांगर। कैसा आता है? और फिर क्या आता है? अब बांगर और खादर में अंतर बताया था। बांगर और खादर नदियों के भाव के हिसाब से बनते हैं। नदियों में जब बाढ़ आती है, बाढ़ आने के बाद वो मिट्टी को दूर तक बिछा देती है। धीरे धीरे जो बिछा देती है तो वो पुरानी मिट्टी हो जाती है और फिर वहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी मिट्टी को हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो पास वाली नदी के पास वाली भूमि होती है, जब पानी आता जाता रहता है, इसे कहते हैं हम क्या? खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर। ये बहुत उपजाऊ होता है, बताया कि नहीं? ये बहुत उपजाऊ होता है। इसके बाद जो नदी जब समुद्र में मिलने को होती है तो उसका भाव बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। इसके कारण वह मिट्टी, कंकड़, पत्थर हर चीज को छोड़ देती है। तो छोड़ने के कारण जहाँ मिट्टी छूटती है वो भूमि थोड़ी सी उच्च हो जाती है। ऐसे क्षेत्रों को हम डेल्टाई कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी जब छोड़ती है तो उसके, मिट्टी जहाँ छोड़ती है उसके पास से नदी निकल के चली जाती है, मतलब ढाल के हिसाब से। तो जो नदी अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है, काय में पेड़ की शाखाओं के रूप में बढ़ जाती है, उन शाखाओं के बीच में मिट्टी का छेद बन जाता है। तो अगर वह बड़ा छेद हो जाता है तो उसे हम द्वीप कह देते हैं, हाँ या ना? और छोटे छोटे छेद होते हैं तो उसे हम डेल्टा प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे प्रदेशों में हमने देखा वो मैग्रोव वन बन जाते हैं। उदाहरण के लिए सुंदरबन डेल्टा है। पश्चिम में दक्षिण में चले जाएं तो कृष्णा नदी, गोदावरी का जो मुहाना है, तो वहां भी हम मैग्रोव वन देखते हैं। तो डेल्टाई क्षेत्रों में कौन से बना जाते हैं? मैग्रोव बना जाते हैं। कौन से बना जाते हैं? मैग्रोव बना जाते हैं। तो ऐसा हमने देखा था। लेकिन कुछ इनके बीच में, जैसे खादर और जो बांगर है, बांगर और जो खादर है, इनकी जो बीच वाली भूमि है उन्हें अलग नाम से जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बांगर है, अगर बांगर में भी उच्च भूमि बन जाती है, देख रेतीली मिट्टी होती है, कंकड़ जमीन ज्यादा होती है, उस कंकड़ में भी अगर टापू से बन जाते तो उसे अलग नाम से जानते हैं। डेल्टाई प्रदेश में जो नदी रहती है उन्हें अलग नाम से जानते हैं, उस भूमि को अलग नाम से जानते हैं। जब कुछ पहाड़ों से नदी, बरसाती नदी निकलती है तो उन नदियों को हम अलग नाम से जानते हैं। पहाड़ों को काट देती है ना, बरसात आ गई है, नदियां ज्यादा आएंगी कि नहीं आएंगी? तो ऐसी नदियां जो बरसात में बनती है, इन नदियों को चौ कहते हैं, और इनसे बनी भूमि को चौस भूमि कहते हैं। इन्हें देखना है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसकी हम वो देखते हैं, देखना एक एक। जैसे हमने देखा खोल, क्या है ये? खोल। अब खोल क्या होता है देखो, बांगर और खादर को अलग करने वाली उच्च भूमि, अलग करने वाली। अब ऐसा तो, अब जैसे ये नदी आई, अब ये बाढ़ आई तो नदी का पानी इधर चला गया, चला गया कि नहीं? वैसे नदी तो ऐसी बह जाती है, ये बह गई नदी। लेकिन हुआ क्या, यहाँ बार बार मिट्टी इकट्ठी हो रही है। तो ये जो मिट्टी जो इकट्ठी हो रही है, इसके कारण क्या हुआ है, यहाँ पर एक सीमा बन गई, चुग गई भूमि। अब नदी तो यहाँ से निकल जाएगी और बार ऊपर तो जा नहीं पाएगी। इसने रोक दिया ना, इसने रोक दिया ना। ये वाली जो भूमि कहलाई, ये क्या कहलाई? खोल। क्या कहलाई? खोल। समझ में आया कि नहीं आया? तो बांगर और खादर को अलग करने वाली उच्च भूमि को क्या कहते हैं? हम खोल कहते हैं। पश्चिमी और पूर्वी यूपी क्रमशः बांगर और खादर के क्षेत्र, जिन्हें 100 मीटर की कंटूर लाइन अलग करती है, उसको बांगर और खादर को क्या अलग करती है? 100 मीटर की कंटूर लाइन अलग करती है। कहाँ पे? यूपी में। यूपी में भी कहाँ पर? पश्चिमी और पूर्वी। क्योंकि हमने पश्चिमी और पूर्वी देखा जाए तो यूपी को हमने 3 भागों में बांटा था हमने। उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान
निम्न गंगा का मैदान। इन्हें बांटने में कोई ना कोई तो अंतर आ रहा होगा कि नहीं। तो ऐसे ही जो यहाँ पे जमीन बनी कौन सी, बांगर और खादर, इनको बांटने वाली जो जगह बनी उसका नाम क्या कहलाया हमने, खोल। बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ कि ना। जैसे ऐसे मान के चलो, हमारा आंगन और हमारा कमरा, कोई दिक्कत नहीं, हम तो आंगन से सीधे के सीधे कमरे में चले जाते हैं। लेकिन इन दोनों को बांटने वाला को कोई काम तो करता होगा, तो उसे हम कहते हैं देरी, चौखट कहते हैं कि नहीं, देसी भाषा में देरी, वैसे तो चौखट चलता है। चौखट ही कमरे में और आंगन में अंतर करवा रही है कि नहीं करवा रही है। नहीं, बाकी फ्लोर तो सेम ही है पूरा का पूरा। चौखट से इधर अंदर गए तो रूम में चले गए, चौखट से इधर आए मैदान में या आंगन में आ गए। यही हुआ कि नहीं। तो कुछ ना कुछ तो अलग चीज होती है, तभी तो उनका नाम अलग अलग होता है कि नहीं होता है। हाँ या ना। ऐसे ही बांगर और खादर को अलग करने वाली कौन हो जाता है, खोल हो जाता है। एक चीज समझ में आ गई आपको, खोल। नेक्स्ट फिर आता है चो व चोस। तो वो नदी है और चोस वो भूमि है। देखो, शिवालिक, शिवालिक मतलब हिमालय का सबसे नया भाग। शिवालिक के दक्षिणी ढालों पर उतरती हुई बरसाती, अब दक्षिणी ढालों मतलब कुछ अलग नहीं है। देखो ये पर्वत हो गया, ये वहां पहले यहाँ से नदी निकली, तो आप जानते हैं ये पर्वत है, तो इसका ये नॉर्थ है, तो ये साउथ है। ये हुआ कि नहीं। इसी शिवालिक के दक्षिणी ढालों पर उतरती हुई बरसाती नदियों को चो कहते हैं। अब ये नदियां, बरसात हो रही तो पहाड़ों से नदियां निकलने लगेंगी कि नहीं, तो ऐसी नदियों को क्या कहते हैं, हम चो कहते हैं। ऐसी नदियों द्वारा शिवालिक की ढाल पर ऊबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है। अब ये जो शिवालिक है, यहाँ पर जो भूमि इस तरीके से बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ऐसी भूमि बन जाती है जिसे चोस भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, चोस भूमि कहते हैं। क्या होता है देखिए मैं आपको बताऊं। ये मान के चलो पर्वत, ठीक है, 4 महीना बरसात के, बाकी तो 8 महीना सूखे ही है। तो मुझे बताओ, अपर्दन की क्रिया, हवा, ये दुनिया भर के काम होते हैं। इसके कारण क्या हुआ कि इनमें मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, पेड़ भी आ गए यहाँ पर, मिट्टी भी आ गई, ये सब आ गए कि नहीं। अब बरसात चालू हुई, बरसात चालू हुई तो अब नदी निकलेगी। नदी तो वहां से निकल के जाएगी जहाँ ढाल होगा, तो ढाल, पर्वत पे भी ढाल वहां होगा। जैसे नदी पर्वत से उतर रही है, तो पर्वत से उतरते भी ऐसा थोड़ी है पूरा पर्वत ही लेके चली गई। वहां भी वो क्या देखती है, रास्ता देखती है ना, कि जहां ज्यादा ढाल होगी वहां से निकल जाए। तो जैसे जहां ज्यादा ढाल है वहां से ऐसे करके निकल गई। ये वाली भूमि यहाँ उच्च हो गई या निम्न हो गई, यहाँ उच्च हो गई या निम्न हो गई, जगह छोड़ छोड़ के जाएगी कि नहीं। पर्वत से भी नदी निकलती है तो ऐसे और ऐसे करके निकलती है कि नहीं। ये वाली भूमि छूट गई जी, ऊंची हो गई। समझ में आए ना। तो जो बरसात में नदी निकलती है उसे चौ कहते हैं। जो भूमि उच्च है उसे क्या कह देते हैं, ऊबड़ खाबड़ हो गई ना, जे ऊपर है जे नीचे है, ऊबड़ खाबड़ जमीन बनी कि नहीं बनी, तो इन्हें क्या कह देते हैं हम, ठोस। समझ में आ गया ना। ओ हाँ। तो पर्वतों पर बरसाती नदियों द्वारा बनाई गई ऊबड़ खाबड़ भूमि को कहते हैं चोस भूमि कहते हैं, और ऐसी नदियों को तो नदी कहते हैं। क्लियर हुई कि नहीं। अगला आता है भूड़। क्या आता है, भूड़। बांगर मृदा, बांगर मतलब समझ गए, बाढ़ द्वारा लाई गई मृदा। पास है बांगर, बास है बाढ़, बाढ़ से ही बनाई है कि नहीं। देखो अब बांगर होती है और एक खादर होती है, दो पड़ी ना लास्ट में हमने। खादर उपजाऊ होती है और बांगर कंकड़ीली मिट्टी होती है। तो बांगर मृदा के क्षेत्र में अपक्षय, अक्षय मतलब इरोजन की क्रिया द्वारा महीन मिट्टी के कण स्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अपक्षय क्रिया। जैसे देखो ये मिट्टी है, ठीक है, अब हवा चलेगी तो इसमें से धूल उड़ेगी, और धूल उड़ती है तो क्या रह जाता है, कंकड़ ही रह जाते हैं कि नहीं रह जाते। अरे आप मिट्टी है, वहां जोर से फूंक मारो तो कंकड़ रह जाएंगे, मिट्टी तोड़ जाती है ना। तो बांगर इस प्रकार की मिट्टी है, जहाँ चिकनी मिट्टी और पतली मिट्टी रहती है ना, वो रही रहती है, क्या रहते हैं, कंकड़ रहते हैं। बांगर मृदा क्षेत्र में अपक्षय की क्रिया द्वारा महीन मिट्टी के कण विस्थापित, जो विस्थापित मतलब हट जाते हैं, फलतः मोटे कणों वाली बालू के ढेर कहीं कहीं दिखाई देते हैं। तो बालू बची, बालू मतलब रेत, ये दिखेगा ना। आप जानते हैं, मिट्टी ऐसे हाथ में ले लो, फूकेंगे तो क्या बचेगा, कंकड़ बचेंगे। जहां फूक मार दी वहां कंकड़ बचे, जहां फूक नहीं मारी वहां मिट्टी है। तो ये बोल रहे हैं फलतः मोटे कणों वाली बालू के ढेर कहीं कहीं दिखाई देते हैं। जहां हवा जोर से चली होगी वहां से उड़ गई मिट्टी, तो वहां काय के क्षेत्र दिख रहे हैं आपको, बालू के, जिन्हें क्या कहते हैं, बूढ़ कहते हैं। तो बूढ़ों का निर्माण कहाँ होता है, बांगर मृदा। कहाँ पर होता है, आप डायरेक्ट परिभाषा लगाएं तो ऐसे लगा सकते हैं, बांगर क्षेत्र के वे भाग जहां पर बालू के ढेर दिखते हैं उसे बूढ़ कहते हैं। लग सकती है परिभाषा के नहीं, समझ में आया कि नहीं। अगला देखो, धाड़।
सिंधु के डेल्टाई प्रदेश में पाई जाने वाली झीलें हैं। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट है ये। सिंधु के डेल्टाई प्रदेश में पाई जाने वाली झीलें हैं नदियों के जल के एकत्रित होने से विकसित हुई हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, सिंधु के डेल्टाई प्रदेश में पाई जाने वाली झीलें ने क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, हमने पढ़ा कि नहीं? सिंधु नदी के बारे में लिख रहा है तो सिंधु नदी के बारे में अकेला बताया गया है। सिंधु नदी जो रहती है वो अपने डेल्टाई प्रदेश में जो झीलें बनाती है, ऐसी झीलों को क्या कहते हैं? हाड़ कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? फिर आया रे या कल्लर, क्या नाम है इनका? रे या कल्लर। हरित क्रांति के क्षेत्रों में विकसित लवणीय मृदा के क्षेत्र। अब मुझे बताओ ये लाइन जो लिख रही है, हरित क्रांति के क्षेत्र में विकसित लवणीय मृदा के क्षेत्र को रे या कल्लर कहते हैं। अब मुझे बताओ इनका क्या मीनिंग है, मतलब आपको क्या समझ में आता है इस लाइन से? इस लाइन का क्या मीनिंग है? ये आपका क्वेश्चन भी है। यहाँ लवणीय मृदा लिख रहा है, ठीक है ना, लवण है इसमें, काल टिप हो गया। क्षारीय मृदा भी हो जाएगी एक, बेस। अम्ल और क्षार होते हैं कि नहीं होते? एसिड और बेस, लवणीय को हम अम्लीय मृदा कह सकते हैं। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है यहाँ? हरित क्रांति मतलब जानो क्या होता है? हरित क्रांति, हरित क्रांति क्या है जानो, क्या होता है? पेड़ पौधे हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है तुम मुझे बताओ पहले, कौन बताएगा हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक बता दो पहले। ये देखो, इतनी बार तो मैंने समझाया है पढ़ाया है, इतने के बाद भूल गए तुम। बताओ भैया छोटू, तुम बताओ कौन है? वर्गीस कुरियन। कौन है? नहीं, वर्गीस कुरियन नहीं है, ये तो दुग्ध क्रांति के जनक हैं। वर्गीस कुरियन जो है दुग्ध क्रांति से संबंधित है। कैसे? ये तो इससे संबंधित है, इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन फ्लड। दूध से संबंधित है ना कि नहीं? मैं तो आपसे हरित क्रांति के जनक पूछ रहा हूं। पहले तो यार पहले सो लेते ना, तू थका हुआ आज। तनक आराम से के मुझे सुनाई नहीं आई। हाँ, तुम बताओ। भारत में एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामी। और वर्ल्ड लेवल पर कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। इनके नाम से कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? एक तो हम जानते हैं मध्य प्रदेश को इतने सारे कृषि कर्मठ पुरस्कार मिले हैं। एक होता है नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार, बोरलॉग, बोरलॉग व्यक्ति का नाम है, कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। विश्व में जाने जाते हैं हरित क्रांति के लिए, और भारत में जाना जाता है कौन? एम एस स्वामीनाथन। कौन? एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति का मतलब यह है कि जो फसलें अपने इधर भारत में हो रही थी, इनने ऐसा कुछ तरकीब बताई और ऐसा कुछ मेथड बताए जिनके कारण फसलों का जो जो उपजाऊ क्षमता थी वो बढ़ गई। क्या हो गई? फसलों की उपजाऊ क्षमता बढ़ गई। आज आप गेहूं देख रहे हैं, आप जानते हैं 8 9 10 12 क्विंटल बीघा के हिसाब से निकलने लगे। पहले तो नहीं निकलते थे इतने। कैसे निकलने लगे? सिंचाई, खाद, उर्वरक डालने से निकले कि नहीं? तो फसलें ज्यादा से ज्यादा कम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे सके, ऐसी क्रांति को हरित क्रांति कहा गया है। बात समझ में आई? हरे पेड़ पौधे लगाना नहीं कही, समझ में आया कि नहीं भाई? पेड़ रोपण विधि कहते हैं, ये तो यही कहते हैं ना, पौधरोपण करते हैं कि नहीं करते हैं? और थोड़ी हरित क्रांति है, हरित क्रांति है फसलों से संबंधित। और हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव काय पे पड़ा? गेहूं और धान पर। काय पर? दोनों की उपजाऊ क्षमता जो है, उपजाऊ क्षमता या जो निकलने की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा से ज्यादा हो गई। गेहूं पहले नहीं निकल, 2 या 3 के एवरेज लगते थे, 2 कुंटल 3 कुंटल एक बीघा में। अब आप जान रहे हैं कहाँ तक निकाल रहा है व्यक्ति? 10 से लेकर 20 कुंटल बीघा निकाल रहा है। इतना अंतर आया।
कारण ये व्यक्ति MS स्वामीनाथन। समझ में आया कि नहीं आया? कहो हाँ। लेकिन ग्रे कलर और लवणीय मृदा अंतर सुनिए। देखिए, मृदा जो देखी वो कहीं आपने मिट्टी देखी है? कहा? हाँ, गांव पे देखी है इनने, शहर में नहीं है। मिट्टी तो हर जगह है कि नहीं? खेत की मिट्टी कह रहे हैं आपसे, देखिए क्या? अब आप देखना मेरी नजरों से, मेरी आंखें ले जाइए और बात ध्यान से देखना। जिस खेत में पानी ज्यादा लगता है वहां में कंकड़ ज्यादा मिलेंगे आप, और जिस खेत में पानी नहीं लगता है वहां आपको कंकड़ कम मिलेंगे। अगर पानी ज्यादा लगता है जिस खेत में, उस खेत की जो मृदा रहती है, मिट्टी जो रहती है, वो लवणीय मृदा हो जाती है। कैसी हो जाती है? लवणीय मृदा। मतलब लवणीय मृदा का सीधा सा मतलब ये है कि उसकी उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है। कैसी क्षमता होती जा रही है उसकी? उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है। पल्ले पड़ रहा है तुम्हें? हाँ बताओ, क्या समझ में नहीं आया? कंकड़ ज्यादा है तो पानी ज्यादा नहीं ना, उल्टा कहो इसे। पानी ज्यादा होगा तो कंकड़ ज्यादा दिखेंगे। कारण, बारीक मिट्टी वो बह जाएगी कि नहीं बह जाएगी? क्या बचेगा? कंकड़ बचेगा। तो पंजाब है, ये सब भूमि है, यहाँ पानी ज्यादा देते हैं कि नहीं देते? तो वहां की मृदा भी तो आप कमजोर होती जा रही, उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही, तो उसको बढ़ाने के लिए उसमें क्या डालते रहते हैं? वो खादी खाद डालते रहते हैं कि नहीं? ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पानी ज्यादा लगता है उनमें खाद भी तो ज्यादा लगता है। कारण क्या है? मिट्टी बहती जा रही है, बहती जा रही, कंकड़ होते जा रहे हैं, तो उपजाऊ निकालने के लिए उनमें क्या खाद डालते जा रहे हैं। तो ऐसी भूमि कैसी हो रही है? लवणीय भूमि या अम्लीय भूमि हो रही है। समझ में आया कि नहीं? उनमें साल्ट की मात्रा बढ़ती जा रही है। क्लियर हुआ कि नहीं? इसलिए ये लिखा है हरित क्रांति के क्षेत्रों में विकसित लवणीय मृदा के क्षेत्र। पर ये मिट्टी अच्छी होती है वैसे भी, धीरे धीरे उपजाऊ को, ऐसा नहीं है पानी ज्यादा और कल ही बंजर हो गई। धीरे धीरे ऐसी मिट्टी जिसमें कंकड़ होते हैं वो मिट्टी वैसे भी अच्छी होती है। कारण क्या है पता है? एक तो पानी अंदर चला जाता है और हवा को आने जाने का मौका मिलता है, तो ऐसे में पेड़ पौधे अच्छे होते हैं। जो मिट्टी बिल्कुल ही चिकनी मिट्टी होती है वहां पेड़ पौधे होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे अब जानते हो पानी अंदर जा नहीं पा रहा, पानी ऊपर से बह जाएगा। जड़ें बहुत धीमी गति से अंदर जाएंगी तो हवा चलेगी या कुछ हुआ तो पट के फेंक जाएंगे पौधे। जो लवणीय मृदा होती है उसमें कंकड़ होते हैं। कंकड़ से क्या हो, मिट्टी मिट्टी जो है भुरभुरी हो गई, भुरभुरी हो गई तो उसमें हवा भी जाएगी, तो पेड़ पौधों की जड़ को हवा भी लगेगी, पानी भी आराम से चला जाएगा, सोख लेगी कि नहीं सोख लेगी, तो वहां पेड़ पौधे अच्छे से हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अंतर ये भी पड़ता है, ज्यादा पानी देने से मृदा का उपजाऊपन जो रहता है वो कमजोर भी हो जाता है। उत्पत्ति कैसे हुई इसकी देखो। उत्पत्ति हुई जल जमाव एवं बाष्पीकरण के कारण मृदा में लवणों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जल जमाव एवं बाष्पीकरण के कारण मृदा में काय की लवणों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? बोल दो। बांगर मृदा के क्षेत्र में नमक युक्त सफेद परत वाले क्षेत्र को कहते हैं रे या कल्लर। कभी कभी आप मिट्टी देखना, इस पे क्या बन जाती है? नमक युक्त सफेद परत बन जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? रे या कलर। अब मैं आपको समझा रहा हूं, उसे ध्यान से समझना। अभी यार देखो, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा आप। जब तक ये परत नहीं हटाओगे तब तक खेती नहीं होगी। अब परत हाथ से हटावे जाओगे क्या? नहीं। अब देखो, तुमने सुना होगा अपने क्षेत्र में पानी बरसा या पानी दिया, उसके बाद कहते हैं आपने घरों में कहा बतर आ गई का। क्या कहते हैं? बतर। बतर का मतलब होता है वो सफेद भूमि पड़ जाती है। भूमि कैसी पड़ जाती है? उसी को रे या कलर कहते हैं। अब समझ में आया कि नहीं? अब जैसे सोयाबीन बो रहे हैं, खरीफ फसल का सीजन चल रहा है कि नहीं? लाल सोयाबीन बो रहे हैं, कब देखे सोयाबीन कैसे होता है? कैसे होता है? मटर घाई होता है, ऐसे ही होता है। बेर घाई होता है, तो आम घाई, तो कैसा होता है? गेहूं से बड़ा होता है। आप देखिए, गेहूं से बड़ा होता है। चला जैसे मैंने पहले शुरुआत में क्या कही थी? मटर पर कह रही थी मैंने, बराबर रहते, कलर पीलो होते हैं। कलर पीलो नहीं हो मटर सोयाबीन को, मटर को, मटर को। मटर हरे कलर की, देख रहे हैं आप? आंसर नहीं दे रहा है। तो आप देखिए सोयाबीन बो रहे हैं
पानी बरस गया तो उसके बाद ही बोते हैं। तो जैसे जरूरी होता है कि सोयाबीन बोने के लिए पानी का इंतजार करते हैं कि नहीं? पानी बरसा तो ट्रैक्टर हाल चला ही चला देते हैं कहा। आज जानते हैं किसान क्या कहता है, क्या बतर आ गई का। बतर का मतलब खेत ऐसा हो गया क्या कि ट्रैक्टर चल जाएगा उसमें, पानी बरसा और तुरंत चला ट्रैक्टर ही घस जाएगा वहां में, मिट्टी बच जाएगा कि नहीं। तो वो सफेद सी भूमि पड़ जाती है। क्या बन जाती है? सफेद सी भूमि पड़ जाती है। उस सफेद परत को नहीं हटाओगे, फसल नहीं होगी। तो उसे हटाने के लिए खेत को जोतते हैं, फिर हम मशीन से पंजा से जोतते हैं कि नहीं जोतते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, वो जो लवण ऊपर से आ गए हैं वो हट जाते हैं। हटे, तुमने बीज डाला, बीज हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ कहना। जब तक ये परत है तब तक मिट्टी के नीचे के जो उर्वरक है, मिट्टी के नीचे के जो पोषक तत्व हैं, वो उस बीज को मिलेंगे नहीं, और बीज क्या होगा, पनपेगा नहीं। बीज पनप जाए तो जरूरी है वो मिट्टी में जाए, और मिट्टी से पोषक तत्व मिले, उसे मिट्टी से पानी मिले, तो उस परत को हटाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? कौन कौन ने देखी है ऐसी सफेद सी भूमि? नहीं देखी, बात नीचे कर ले। नहीं देखी, तुम लोगों ने नहीं देखी? खेत नहीं देखे तुम लोगों ने? नहीं देखे? देखे तो होंगे। गेहूं चना की फसल भी होती है तो पानी पहले देते हैं। भाई सोयाबीन कटेगा, पानी देंगे, देंगे कि नहीं? तो पानी सूखेगा, सूखने के बाद वो भूमि जो है उसमें सफेद सफेद सी परत आ जाएगी। और हाँ, फिर उसे हटाते हैं कि नहीं हटाते? फिर उसके बाद गेहूं चना बोते हैं। तो वही भूमि क्या कहलाती है? रे या कल्लर। अब जब दुनिया भर की परिभाषा लिख दी जाए पड़वे के हिसाब से, अपनी देसी भाषा में अपन इसे कहते हैं क्या? बतर। क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? अपने अपने घरों में पूछना, ठीक है ना? ऐसे पूछना घरों में, पापा से पूछना, मम्मी से तो पूछोगे नहीं, पापा से ही पूछना पड़ेगा। कि सोयाबीन बोया, कि पानी बरसा, आपने सोयाबीन बोया, तो पानी बरसा और सोयाबीन भी इसके बीच में आप ट्रैक्टर लेके गए क्या? ट्रैक्टर लेके गए, या सोयाबीन बोते हुए ट्रैक्टर ऐसा कर लिया, या उसमें मशीन ऐसी है जो खेत को जोत भी रही है और बोनी भी कर रही है, दोनों काम कर रही है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा उनसे पूछना, या उनसे डायरेक्ट पूछने का बतर कैसे कहते हैं घर में, तो आपको कई परिभाषा मिलेगी, रे या कलर। समझ में आया? पेट भूमि या बल्ब या धाया, तो क्या भाई? पंजाब में बांगर भूमि को बेट कहते हैं, पहले ज्यादा ध्यान रख लो। क्या कहते हैं हमने? पंजाब में कौन सी भूमि को, सॉरी, पंजाब में कौन सी भूमि को? बांग नहीं, खादर भूमि को। कौन सी? खादर भूमि को क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। कि बेट करो। खादर से क्या कह रहे हैं? बेट करो। केवल कहाँ कह रहे हैं? पंजाब में। तो सिंधु के मैदान के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, क्या? सिंधु के मैदान के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, पंजाब हरियाणा में बेट भूमियां मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं हमें? तो पहले तो पंजाबी था ये पूरा का पूरा, पंजाब में से ही हरियाणा बना कि नहीं बना? तो इनकी जो खादर भूमि है, खादर भूमि को क्या कहते हैं यहाँ? बेट कहते हैं। काय से बने ये? सिंधु के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, सिंधु मिट्टी लाई, मिट्टी नहीं दी, और लौट के चली गई। समझ में आए ना? इसलिए पंजाब की मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि वो सिंधु के बाढ़ के कारण से बनी है। मिट्टी आती है, बिछ जाती है, ऐसे में खेती अच्छी होती है। तो यहाँ की जो खादर भूमि उपजाऊ हो गई, ऐसी भूमि को पंजाब और हरियाणा के नाम से जानते हैं, पेट नाम से जानते हैं। किस नाम से? पेट। तो बताओ, पेट समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये शब्द जो मैंने आपको समझाए सारे सारे समझ में आ गए, हाँ या ना? पहले देखा था हमने खोल, क्या देखा हमने? खोल। खोल के बाद हमने क्या देखा? चो या चोस देखा था हमने। क्या देखा हमने? चो या चोस। इसके बाद हमने देखा क्या? भूड़। क्या देखा? भूड़। भूड़ के बाद देखा हमने क्या? धाड़। क्या देखा? धाड़। धाड़ के बाद क्या देखा? रे या कल्लर, रे या फल्लर, रे या कल्लर। क्या देखा? रे या कल्लर। इसके बाद क्या देखा हमने? पेट भूमि या बल्ब या धाया। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब हमने देखे, क्लियर हुए कि नहीं हुए? सबसे पहले क्या देखा था हमने? खोल।
होल ने क्या क्या किया? बांगर और खादर के बीच की लाइन को जो कहते हैं क्या? होल कहते हैं। फिर देखा चो या चोस, तो हमने देखा बरसाती नदियां जब शिवालिक से निकलती हैं तो ऐसी नदियों को चो कहते हैं, और ऐसी ऊबड़ खाबड़ नदियां भूमि को हम कहते हैं चोस भूमि। ये बताया। तीसरा क्या देखा हमने? पूर्ण। पूर्ण क्या होता है? बांगर भूमि जो रेतीली भूमि है, उसमें जो उच्च भूमि है या टापू बन गए, उन्हें हम कहते हैं क्या? पूर्ण। मैंने बताया ना, बांगर में हवा फूक दो तो पूरी मिट्टी उड़ जाएगी, बच गई का रेत। ऐसी रेत के टापू क्या कहते हैं हम? हूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? हूड़। इसके बाद क्या देखा? ताड़ क्या होता है? सिंधु नदी के डेल्टाई क्षेत्र में बनी झीलों को क्या कहते हैं हम? ताड़ कहते हैं। ताड़ किसे कहते हैं? बनी झीलों को धाड़ कहते हैं। फिर क्या देखा हमने? रेया कल्लर। रेया कल्लर किसे कहते हैं? लवणीय मृदा को रेया कल्लर कहते हैं, बस इतना सा ध्यान रखें। क्या? लवणीय मृदा को रेया कल्लर कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर देखा हमने क्या? बेट। सिंधु के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को बेट कहते हैं। कहो हाँ। दूसरा मैंने बताया, पंजाब हरियाणा में जो खादर भूमि है उसी को क्या कहते हैं हम? बेट। इनका निर्माण भी कहां से हुआ है? सिंधु के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा खत्म हो गया। कौन सा विभाजन पढ़ रहे थे हम? ये भौतिक विभाजन। उत्तर का विशाल मैदान पढ़ रहे थे। कौन सा मैदान पढ़ रहे थे? उत्तर का विशाल मैदान पढ़ रहे थे। उसे दो भागों में डिवाइड किया था। पहले भाग का नाम था क्या? फिजिकल डिवीजन या भौतिक विभाजन या स्थलाकृतिक विभाजन, टोपोग्राफी डिवीजन, ये पढ़ा था। दूसरे नंबर पे हमने इसका विभाजन देखा था काय के आधार पर? काय के आधार पर है? प्रादेशिक आधार पर या नदियों के आधार पर? काय के आधार पर? नदियों के आधार पर या काय के आधार पर? प्रादेशिक विभाजन पढ़ा था हमने। ओ हाँ। रीजनल डिवीजन या डिवीजन बेसिस ऑन रिवर्स। क्लियर है? इधर हमने 5 क्षेत्र देखे थे काय में, स्थलाकृतिक या भौतिक विभाजन है। पहला देखा था हमने क्या? पहला भाबर। भाबर। दूसरा तराई। तीसरा बांगर। फिर खादर। फिर डेल्टा। पांचों समझ में आ गए? पर इनसे संबंधित हमने टर्मिनोलॉजी देखी, कुछ शब्द देखे। पहला देखा क्या? होल। क्या देखा? होल। दूसरा देखा क्या? टो या चोस। तीसरा देखा क्या? ऊण। फिर धाड़। फिर रे या कलर। और लास्ट में देखा क्या? बेट, पाल या धाया। क्लियर हो गए सब? समझ में आ गई कोई दिक्कत? सबका विभाजन कर लियोगे तुम। नदी स्टार्ट होती है तो पहले क्या बनता है? क्या बनता है? थोड़ा से आगे जाकर तराई, फिर आगे जाकर, आगे जाके नहीं बनता है। हम ये कहेंगे एक ही जगह पे दूर, नदी के दूर वाला भाग हो जाता है बांगर, तो पास वाला भाग हो जाता है खादर, फिर आगे जाके बनता है डेल्टा, और नदी मिल जाती है काय में? समुद्र में। समझ में आया कि नहीं आया? ना बोल दो। नदी जहां से निकले वो नदी का मायका, और उसकी ससुराल है ससुर। ससुराल क्या है? ससुर है। समुद्र है। क्या है? समुद्र। क्योंकि नदी आखिर जाके कंक होती है। फिर वैल्यू तो का बहू की वैल्यू नहीं हुए। ससुराल में बहू की वैल्यू नहीं है। जी तो है, लेकिन क्या है कि वो परिवार में खो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? घर में कीमत होती है, जमाई का है उसका कीमत होती है, भारी की नहीं होती। जो कह रही है वो हो रही है। सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वहां जाके वो सब परिवार में संभालने में खो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। कारण क्या है? 200 प्लस नदी निकलती है मध्य प्रदेश से। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतनी नदियों का जन्म यहाँ हुआ है तो मायका हुआ कि नहीं? मिल जाएंगी कहाँ जाके? समझ में जाके। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? इसका प्रादेशिक विभाजन या नदियों के आधार पर विभाजन। स्टार्ट देखिए कहां से पढ़ेंगे हम इसे। पहले मतलब मैं बता रहा हूं, राजस्थान का मैदान पढ़ेंगे। काएगा? पंजाब का मैदान पढ़ेंगे। क्यों हाँ। एक पढ़ेंगे हम काएगा? गंगा का मैदान पढ़ेंगे। फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम का मैदान पढ़ेंगे। यही पढ़ेंगे कि नहीं? साथ में मैं आपको ये दक्षिण के मैदान और पढ़ा दूंगा इसी में। गोदावरी भी तो बनाएगी, कृष्णा भी तो बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? उन्हें भी देख लेंगे। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम काय का मैदान? नहीं, मैदान काय को स्टार्ट करेंगे?
तुम बताओ, तुम बताओ। नहीं बता रही। हम तुझे वाला मैदान करेंगे। इसी को हम कहते हैं सिंधु का मैदान। क्या कहते हैं? गंगा का पढ़ लिया, ब्रह्मपुत्र का पढ़ लिया तुमने, राजस्थान का पढ़ लिया, पर सिंधु तो रह गई ना। उसी को कहते हैं क्या? सिंधु का मैदान। तो पिछली बार पढ़ाया था तो मैंने इसका नाम दिया था सिंधु का मैदान। काय का मैदान? सिंधु का मैदान। क्यों वहां पढ़ेंगे इसे? इसका ये मतलब है, अगर ये सिंधु का मैदान है तो क्या पढ़ना पड़ेगा तुम्हें? सिंधु नदी पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? सिंधु नदी। ये सिंधु नदी कहाँ से निकली, कितने कितने गई, कहाँ से होके गई, और कहाँ जाकर मिल गई। फिर बाग सिंह कौन कौन सी नदी मिली, तो यहीं से तुम्हें असली मजा आने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? बेहतरीन ड्राइंग बनेगी यहाँ पर। भयंकर नदी बनाओगे तुम। फिर सिंधु नदी की आप जानते हैं, सहायक नदियां भी बहुत सारी हैं। झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, है या नहीं है? तो इन सबको बनाएंगे हम। इन्हीं पे हम परियोजनाएं देखेंगे। इन्हीं के हम दोआब भूमि देखेंगे, मतलब इनके बेसिन देखेंगे। ठीक है, इन्हीं के अंदर जो क्षेत्र आएंगे उन्हें देखेंगे हम। समझ में आया कि नहीं आया? तो डिटेल तो इतनी सी है, देखो। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों जैसे झेलम, चेन, रावी, ब्यास और सतलुज के द्वारा निर्मित मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्या लिखा है? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, नदियां कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज के द्वारा निर्मित मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। तुम्हें इनके पुराने नाम याद है? कौन कौन को याद है? हाथ ऊपर करना। पूरे करंट में पढ़ाए थे कि नहीं? ये देखो, इन्हें एक दिन पढ़ के नहीं आती हैं। एक आध दिन सुना पाओगे कोचिंग में कछू? ये तो तुम्हें देखो, यहां भी बताएं बोर्ड पर हमने। आज तुम फिर शनिवार को ही कहा था मैंने, भैया करंट में पढ़ाया अपन ने, तुम नहीं पढ़े? झेलम का नतायतन बितस्ता, तो मैंने बताया था बितस्ता की लड़ाई, बताई कि नहीं? हाइड स्पीच की लड़ाई, बितस्ता का युद्ध, बताए थे कि नहीं? अभी बताया था, कुछ ही दिन पहले ही बताया था मैंने। और जी रोज कहते हैं हम करंट पढ़ते हैं। अब इन्हें याददाश्तें कहें कि इनकी याददाश्त ऐसी है कि इनका ये कहेंगे ये झूठ बोलती हैं। तुम बताओ क्या कहें? झूठी बोलती होंगी, क्योंकि अगर पढ़ा होता करंट में तो इतना तो याद रहता है। क्योंकि झेलम का मैं 2 बार बता चुका हूं मैं। और एक और मैंने इसका होता है परशुनी नदी। परशुनी किसे कहते हैं? रावी नदी को हम क्या कहते हैं? परशुनी। परुष्णी। और इसमें मैंने बताया था यहाँ भी एक युद्ध हुआ था, दशराग युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? दशराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। इस नदी का नाम है परशुनी, इसका नाम है बितस्ता। पढ़ाए थे कि नहीं? चिनाब का नाम कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। तुम ही पढ़ के देखो, हमने तुम चिनाब कही क्योंकि अम्मा बैठे थे जब तुम पढ़ रही थी, तो उसने ही पूछा है छोटू। तू बताओ। अस्किनी, क्या नाम है? अस्किनी इसका नाम है। ब्यास का कौन? जाको सरल है वो लगता जाए तो बता देना चाहिए। जाए को ना बताओगे तो काय को बताओगे? हे राधा तुम्हें याद है? नहीं है तुम्हें याद? विपाशा बसु का नाम है जाको, विपाशा। सतलुज, जाको भी सरल है, तुम बता सकते हो उसका भी। अब बहुत मैंने कह दी, कहाँ से स्टार्ट है? तुम बताओ। क्या नाम है? शतुद्री। क्या नाम है? ये इनके पुराने नाम है। ये किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की है, सिंधु की। इन सबको अगर मिला लिया जाए तो इसे कहते थे हम सप्त सैंधव प्रदेश। क्या कहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश। तो हमने पता है कि सप्त सैंधव प्रदेश में कौन बसे थे? आर्य। हड़प्पा सभ्यता का भी विकास यही हुआ है कि नहीं हुआ है? और इनका भी हम पढ़ते हैं कि ये जब आए थे आर्य, हिंदकुश पर्वत के खैबर दर्रे से होकर जब आए थे तो सप्त सैंधव प्रदेश में ही बचे थे। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब है 7 नदियों की भूमि। पहले पढ़ा। अब जैसे ये देखो,
इन दोनों के बीच का क्षेत्र, 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 इन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहते हैं, बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिन। तो आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में ही पढ़ोगे जाए, दोआब क्षेत्र मतलब दो नदियों के बीच की भूमि हमेशा उपजाऊ होती है, हमेशा उपजाऊ मिलेगी। उससे अच्छा उपजाऊपन कहीं देखने को नहीं, क्यों दोनों नदियां ही मिट्टी ला के बीच में रख गई, सबसे ज्यादा उपजाऊ हुआ कि नहीं हुआ? देखो, उसका भौगोलिक विस्तार भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों में है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार पाकिस्तान में। किसका? सिंधु नदी का विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ है? पाकिस्तान में। भारत में पंजाब के मैदान के अंतर्गत बारी और बिस्त दोआब के क्षेत्र आते हैं, जो कृषि की दृष्टि से भारत का एक विकसित क्षेत्र है। कौन कौन सा? बारी और बिस्त। अब हम यहाँ, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा, हम बनाएंगे इसके क्या, पूरा का पूरा चित्र, हम बनाएंगे एक एक, हम यहाँ को सब समझ में। पंजाब की पुरानी जलोढ़क भूमि, जैसे क्या नाम, देखो ये आ गई, देखो पंजाब की पुरानी जलोढ़क भूमि। जलोढ़क भूमि की मैंने दो भाग बताए थे आपको, ध्यान हो। जलोढ़ मिट्टी जो रहती है वो दो भाग में होती है, बांगर और खादर। पुरानी हो गई कौन सी? नई हो गई क्या? खादर। वो वेटलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटलैंड। क्या कहते हैं? वेटलैंड कहते हैं, या अनुर्वर भूमि कहते हैं। कौन सी भूमि? अनुर्वर भूमि। अनुर्वर, देखो उर्वरक रहती है, उर्वर भूमि वो भूमि है जिसपे अच्छे से खेती हो जाती है, और अनुर्वर भूमि वो है जिसका उपजाऊपन चला गया है। आप जैसे मैं आपको बता रहा था, पानी ज्यादा देने से भूमि बंजर हो जाती है, तो मुझे पंजाब तो पूरा का पूरा 5 नदियों की भूमि का क्षेत्र है, लेकिन हुआ क्या, वहां पानी इतना है कि मिट्टी पूरी बह गई, कंकड़ बचे अकेले, तो वो भूमि कैसी हो गई? अनुपजाऊ हो गई कि नहीं हो गई? पंजाब के पर्वत पदीय मैदान, पर्वत पदीय मैदान कौन से? पर्वत के नीचे, जस्ट नीचे मैदान में नदियों के द्वारा अपर्दन से निर्मित भूमि को चौस या चोस भूमि कहते हैं। तो अब समझ में आ गए चोस भूमि? अब यार पढ़े कि नहीं? अब समझ में आ रहा है ना एक एक चीज, क्योंकि हमने टर्मिनोलॉजी पहले पढ़ ली, तो एक एक चीज समझ में आएगी। इस प्रकार के चोस होशियारपुर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? होशियारपुर जिले में। चोस भूमि कैसी होती है? जो बरसाती नदियों द्वारा बनाई जाती हैं। बरसाती नदियों को पहाड़ों में क्या कहते हैं? चो कहते हैं, और इस प्रकार की बनी भूमि को क्या कहते हैं? चोस भूमि। सबसे ज्यादा पंजाब में मिलती है, और पंजाब में भी पल्ले पड़ रहा है कोई? दोआब, दो नदियों के बीच स्थित भूमि को दोआब कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उत्तर भारत में सिंधु नदी तंत्र के मिलता है। देखो, विश्व दोआब कहाँ मिलेगा? ब्यास और सतलज में। क्या मिलता है? बारी दोआब ब्यास और रावी में, रचना दोआब रावी और चिनाब में, चज दोआब चिनाब और झेलम में, और सिंधु सागर दोआब झेलम चिनाब और सिंधु में। अब देखो, ये ऐसा लग रहा है रटने पड़ेंगे, जब इसका चित्र बनाएंगे, ये कहीं रटने नहीं पड़ रहा, सब याद करा देंगे। दोआब क्षेत्र हो गया, ये सिंधु, अगर तुम्हें दिख पा रही हो तो। ये इसकी जो सतलज नदी है, ठीक है ना, ये वाली जो नदी आ गई इसे रावी नदी कहते हैं, चाहे रहने दो। ये पढ़ रहे थे अपन पंजाब का मैदान, इसे मैं कल दोबारा पढ़ाऊंगा। पंजाब के मैदान अभी मैंने डिटेल पढ़ाई, तो कल बनाएंगे इसका क्या, हम मैप बनाएंगे पूरा का पूरा, सिंधु नदी का मैप बनाएंगे, पूरा का पूरा मैदान पड़ा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कल बढ़िया मैदान बनाते हैं, पूरी पूरी नदी देखते हैं, तो इससे आपकी दो चीजें कंप्लीट होंगी। देखो, एक नदियों वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्यों है, एक ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, अब बहा तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, तो हाँ एक उत्तर का मैदान पड़ ही रहे हैं, प्रादेशिक विभाजन कंप्लीट हो जाएगा, 3 एक ही महीने पड़ जाएंगे। क्यों, यही उत्पत्ति देखेंगे हम, क्यों, हाँ यही सिंधु नदी कहाँ कहाँ तक फैली है, उससे कौन कौन सी सहायक नदी में, ये कंप्लीट हो जाएगा। और दोआब क्षेत्र पढ़ लेंगे इसका, तो इसका मैदान हो जाएगा, तो हाँ एक और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी पढ़ लेंगे हम परियोजनाएं, प्रोजेक्ट, ज्योग्राफी में परियोजना चैप्टर है कि नहीं है, वो भी इसी में पढ़ लेंगे हम, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आए ना? तो इतना सारा लेके चलेंगे तो थोड़ा सा स्लो चलेंगे हम, जैसे मतलब लगेगा आपको स्लो चल रहे हैं, लेकिन हम कर भी इतना सारा रहे होंगे उसमें, और मजा भी इतना आ रहा होगा कि हालचाल याद भी हो रहा होगा। क्लियर है? कल पढ़ेंगे अब इसमें।